तो ठीक है, ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की ये ऑनलाइन क्लास। सिलेबस तो मैंने आपको पहले भेज दिया था और मैं फिर से थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊं। सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो है वो जो आपका जो है पेपर का नाम है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है ना। द नेम ऑफ द पेपर इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सेकेंड सेमेस्टर, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा की ये बात हो रही है। सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर मेजर। और इसमें टोटल अगर हम यूनिट्स देखें तो टोटल कितने यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं इसमें, टोटल यूनिट्स हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया है एंग्लो सेक्शन एज से लेके 20वीं सेंचुरी तक। तो सबसे पहला जो यूनिट है एंग्लो सेक्शन पीरियड टू एलिजाबेथन एज। ठीक है, एंग्लो सेक्शन पीरियड हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, जो कि 450 AD से शुरू होता है हमारा 1066 तक एंग्लो सेक्शन। तो यहाँ पे पूरी एंग्लो सेक्शन एज से एलिजाबेथन एज तक की बात हुई है। तो ये पूरी शुरू किया है यहाँ से 450 AD से एलिजाबेथन एज खत्म होती है 1603 में। ठीक है, तो पूरा जो टाइम पीरियड है 450 AD से लेके 1603 ईस्वी तक, यानी कि AD तक, सेंचुरी तक, मतलब जो है ये जो है यहाँ तक का जो पीरियड है वो एक यूनिट है। द वेरी फर्स्ट यूनिट कवर्स फ्रॉम 450 टू 1603 एलिजाबेथन एज, राइट। द सेकेंड यूनिट में होता है हमारा एलिजाबेथन एज टू रेस्टोरेशन एज। तो देखो जिस तरह से मतलब जो है जो टाइम पीरियड है ना, जो डिवीजन ऑफ एजेस इन इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट बिगिंस फ्रॉम 450 से। ठीक है ना, फ्रॉम 450 एंड टू द एलिजाबेथन एज वी हैव 3 ages. Anglo we call it Anglo-Saxon age, then Anglo-Norman age. It is Middle English period, and broadly Middle English period is from 1066 to 1500. मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है 1066 से शुरू होता है 1500 तक, मतलब मिडिल इंग्लिश पीरियड है। तो ये 2 एज और तीसरा एज हो गया हमारा एलिजाबेथन एज। तो 3 एज यहाँ पे इसमें कवर की है। और इस मिडिल इंग्लिश में भी अंदर कई सारे छोटे छोटे एजेस आते हैं। तो जो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के एजेस के डिवीजन की, तो मेनली याद रखिए कि 450 AD से ये शुरू होता है। ठीक है, और पहला यूनिट जो है बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिया है, 450 से लेके एलिजाबेथन एज पूरा जो है मिडिल इंग्लिश एज तक, पीरियड तक 1603 तक, मतलब जो है ये कवर किया है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे भी ये टाइम पीरियड क्या है और जो है इसका डिवीजन ऐसा क्यों है। ठीक है, और क्या क्या इसमें जो है एजेस हैं, कौन कौन से एजेस हैं। तो पहला यूनिट ये हो गया। सेकेंड यूनिट जो है ठीक इसके बाद से, यानी कि 1603 से शुरू होता है, रेस्टोरेशन एज जो है 1700 तक। ठीक है, अब ये नाम कुछ अननोन से लगेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते हुए जाएंगे यू विल बी फेमिलियर विद दीज नेम्स एंड द टाइटल ऑफ द एजेस, है ना। सो देन द ऑगस्टन एज टू प्री रोमांटिक एज, third unit. In Augustan age, it is 1701 to pre-romantic. It is 1785. So the time period from 1701 to 1785 is here in the very third unit. फोर्थ यूनिट में क्या है, रोमांटिक एज है। तो रोमांटिक एज हमारा देखो, प्री रोमांटिक एज वैसे शुरू होती है 85 में, और यहाँ पे बता दूं आपको 1798 तक ये रहेगी फिर। ठीक है, ये तो शुरुआत का मैंने टाइम बता दिया कि जो हमारा प्री रोमांटिक एज जो ये है, ये एक पूरा टाइम पीरियड है। ठीक है, ये पूरा एज का नाम है, मतलब एक कुछ सालों का, जैसे ग्रुप ऑफ ईयर्स। ओके, हम किसी भी टाइम पीरियड को एक पर्टिकुलर नाम इंग्लिश में हमने दिए हैं यहाँ पे। तो 1700
1785 से लेके 1798 तक का जो टाइम पीरियड है प्री रोमांटिक एज का है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर तीसरे यूनिट में ऑगस्टन एज यानी कि 1701 से लेके 1885 तक, नहीं ये 1798 तक का ये टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही मेरी मोहित? हेलो? जी सर। हाँ, आवाज आ रही ना प्रॉपर? जी सर जी। हाँ, तो तीसरा यूनिट में हम देखो यहाँ से ये वाला हम पढ़ेंगे ऑगस्टन एज से लेके प्री रोमांटिक एज तक, यानी कि 1701 से लेके 1798 तक का जो टाइम पीरियड है इस वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रोमांटिक पीरियड ये कह रहा है, रोमांटिक पीरियड 1798 से लेके 1832 या 1837 तक, ये है इस वाले टाइम पीरियड को हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। और विक्टोरियन एज जो कि 1837 से शुरू होती है 1901 तक, 1901 तक, तो यानी कि 1837 से 1901 तक के टाइम पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज कहते हैं, और जो कि हम 5वें यूनिट में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम छठे यूनिट में क्या पढ़ेंगे, 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट, यानी कि 1901 से लेके आज तक का हम लिटरेचर जो भी लिखा गया है, ठीक है, वो हम इसमें छठे यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखो हमारा जो सिलेबस है वो शुरू हो रहा है 450 एडी से लेके 450, जो हमने एंग्लो सेक्शन एज, आपने कुछ दिन पहले क्लास ली थी, एंग्लो सेक्शन एज में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, है ना? तो ये है हमारा सिलेबस जो कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें हम पहला यूनिट में थोड़ा बहुत चीज़ें कवर किया था हमने इसमें पहले। ठीक है, तो आपको देखो एंग्लो सैक्सन एज मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किए कर लिया था पहले, लेकिन मैं जो है लिटरेचर के जितने भी डिवीज़न हैं सबसे पहले उनको बताना चाह रहा हूँ। लिटरेचर में जो भी डिवीज़न बनाए गए हैं ये सब अपने सुविधा के लिए दिए गए हैं। ओके, द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया है जैसे 450 से लेके 1066 1066 तक, तो जितने भी लिटरेचर में इंग्लिश, ध्यान से सुनना, इन इंग्लिश लिटरेचर वी हैव डिवाइडेड द टाइम पीरियड, है ना? क्या है? वी हैव डिवाइडेड द टाइम, है ना? टाइम पीरियड, हमने टाइम पीरियड डिवाइड किया है जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के लिए। ठीक है ना, अपने सुविधा के लिए हमने टाइम पीरियड बनाए हैं। तो क्यों, अदरवाइज हमें पढ़ने में दिक्कत हो जाती। देखो अगर हम डिवीजन नहीं करते जैसे 450 से 166 1066, अगर हम ये डिवीजन नहीं करते तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा जो राइटर है या फिर कौन सा बुक है किस एज में, फिर किस टाइम पीरियड में वो आई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं लिटरेचर में। सो टू जस्ट आइडेंटिफाई दोज ऑल द फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेचर, है ना, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग टेक्स्ट, writing stories, whether it is novel, whether it is poetry or any other forms of literature, just to recognize, to identify, and to read about these things, we have divided time period so that we can easily denote or identify those all the facts and socio-political and economic status background of a particular time period and or a particular age। ठीक है, समझ में आया? पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चीज़ें हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, इसको समझने के लिए, इसको जो है पहचानने के लिए और अच्छे से अपनी सुविधा के लिए हमने
ये टाइम जोन्स में डिवाइड किया है, ठीक है, छोटे छोटे टाइम जोन्स में डिवाइड किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। सो वी हैव डिवाइडेड टाइम पीरियड जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। कोई कहेगा कि भाई क्यों ये डिवीजन हुआ, ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना, हमारी उपयोगिता या फिर सुविधा के लिए, क्या कहेंगे हम, अपनी सुविधा के लिए कि आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए चीज़ों को, है ना, क्योंकि हर 20-50 सालों के अंतराल में या फिर इन एवरी 50 और 100 years the status of a society, the status of literature, or whether it is socio-political status or any states, है ना, changes, है ना, तो किसी भी हर 50 साल 100 साल में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में उसको ले लो। तो भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे जैसे हमने देखा कि भाई 1947 से हमें आज़ादी मिली, है ना, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, फ्रीडम होने के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के बाद एक अलग दौर शुरू हुआ। 1947 से पहले का जो टाइम था प्री इंडिपेंडेंस, है ना, और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले, हम अगर इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता से पहले ये सब चीज़ें हुई तो याद करने में आसानी रहेगी, और हम भी पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद ये चीज़ें हुई तो इसको समझने और पढ़ने में आसानी होती है। तो इसीलिए हम जो है छोटे छोटे ब्लॉक में टाइम पीरियड में चीज़ों को डिवाइड करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो। तो इसी सुविधा के लिए वी हैव ऑल्सो डिवाइडेड टाइम्स इनटू डिफरेंट पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम जब पर्टिकुलरली बात करते हैं तो भाई जो टाइम पीरियड है, पहला टाइम पीरियड है, तो वो शुरू होता है 450 से लेके 1066 तक। देखो किसी भी टाइम पीरियड को नाम देने के लिए वी हैव सम सिग्निफिकेंट रेलेवेंस, बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण जो है वहाँ पे घटना इंसिडेंट हुआ होता है। उस घटना के ऊपर या फिर उस घटना से मतलब उस टाइम जोन का नाम या फिर उस टाइम डिवीजन को रखा जाता है। जैसे 450 में से 450 से एंग्लो सैक्सन जो है वो एज शुरू होती है ना, एंग्लो सैक्सन एज जो है 450 एडी से शुरू होती है, इसीलिए हमने इसको 450 से रखा, ठीक है, और ख़त्म होती है 1066 में। अब 1066 में ख़त्म क्यों होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो एंगल और सेक्शंस थे इनका जो जो डायनेस्टी थी या फिर जो किंगडम था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है, एक 1066 में। तो यहाँ पर नॉर्मन, यहाँ पे एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी कि विलियम डी नॉर्मेंडी एक फ्रेंच रूलर होता है, एक फ्रेंच किंग होता है जो कि इंग्लैंड पे जो है अटैक करने के बाद इंग्लैंड के थ्रोन पे आता है, ठीक है, इंग्लैंड का राजा बन जाता है। कौन? विलियम डी नॉर्मेंडी, ठीक है, एक फ्रेंच जो है किंग। तो वहाँ से ये वाली जो एज है, फिर ये जो डायनेस्टी थी या फिर जो जो रूल ऑफ एंगल्स एंड सेक्शंस था दैट केम टू एंड, है ना, केम टू एन एंड at 1066. We call this time period as Anglo-Saxon age, which is from 450 to 1066. This age is also called as Old English period. इस एज को क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को। तो जब विलियम डी नॉर्मेंडी ने इंग्लैंड पे जो है इंग्लैंड का जो राजगद्दी है उसको प्राप्त कर ली, है ना, when he came into the throne of England and he became the king after after the victory, after the conquest। तो उसके बाद नॉर्मन थे, कौन थे? नॉर्मन कहते थे उसको।
तो फिर जो है 1066 से यानी कि 1066 के बाद से उस टाइम पीरियड को नॉर्मन, क्योंकि नॉर्मन का राज आ गया ना, राज किसका आ गया, नॉर्मन का। नॉर्मन का जब राज शुरू हो गया तो भाई उस टाइम पीरियड को एंग्लो नॉर्मन एज कह दिया। क्या कह दिया, एंग्लो नॉर्मन एज। क्यों कहा एंग्लो नॉर्मन एज, बिकॉज द नॉर्मन और द the rule of William de Normandy began from 1066. Okay, so he was a French king, and he just got the throne of England. He came into the throne. तो इस टाइम पीरियड को अब कब कब आया वो, 1066 में। 1066 में वॉर ऑफ हेस्टिंग हुआ था, ठीक है ना, एक वॉर हुआ था बहुत खतरनाक। तो भाई हेस्टिंग, वॉर ऑफ हेस्टिंग, ये आगे हम पढ़ेंगे। वॉर ऑफ हेस्टिंग जब यहाँ पे लड़ा गया 1066 में, तो विलियम डी नॉर्मंडी जो है वो जीत गया, ठीक है। तो उसी के ऊपर पे जो है नॉर्मन किंग था, वो नॉर्मन किंग था, ठीक है। नॉर्मन कहते थे हम आगे लोगों को, तो नॉर्मन किंग था, तो नॉर्मन के नाम से ही उस टाइम पीरियड का नाम रख दिया हमने, ठीक है। तो 1066 से लेके 1350 तक जो है जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज एंग्लो नॉर्मन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। और इसका दूसरा नाम भी है मिडिल इंग्लिश पीरियड। ओके, मिडिल इंग्लिश पीरियड ऑल्सो बिगिंस फ्रॉम द सेम एज, द सेम ईयर, दैट इज 1066, है ना। बट मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड्स 1500 overall here after the baronage। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मिडिल इंग्लिश पीरियड ही आता है, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ से शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको, ठीक है। तो ये दो एज तो ओल्ड इंग्लिश जैसे मतलब जो है यहाँ तक जो बात थी एंग्लो सैक्सन एज और एंग्लो नॉर्मन एज, ये दोनों एज मतलब जो है इंग्लिश लिटरेचर में शुरुआती एज माने जाते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं यहाँ पर जब एंग्लो सैक्सन एज जब चल रही थी, इंग्लिश वॉज नॉट प्योरली known as English language, है ना, because it was mixed English language as Angles and Saxon, other some tribes, these were like Jutes, है ना, ब्रिटन्स। तो बहुत सारी जो एंगल्स की जो रीजनल लैंग्वेज थी, जो सेक्शन की डायलेक्ट्स थी, है ना, जो लैटिन जो लैंग्वेज थी, वो सब आपस में मिक्स्ड थी। यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज जो है यहाँ पर मिक्स्ड थी, तो इसीलिए ओल्ड इंग्लिश उसको कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बनी थी। मिडिल इंग्लिश में भी जब ये आए हमारे नॉर्मन किंग जब आए, विलियम डी नॉर्मंडी, ये फ्रेंच थे, ठीक है। ये कौन राजा थे, फ्रेंच ये किंग था, है ना। जब फ्रेंच किंग थे तो भाई इनके संग कौन सी भाषा आएगी फिर इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में अभी तक ओल्ड इंग्लिश चल रही थी, क्या चल रही थी, ओल्ड इंग्लिश चल रही थी अभी तक, ठीक है। और जब फ्रेंच आ गए तो फ्रेंच भी मिक्स हो गई इसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो ओल्ड इंग्लिश थी, अब इस इंग्लिश में फ्रेंच मिक्स हो गई। तो इंग्लिश इंग्लैंड वाले यहाँ पर इंग्लैंड में या फिर इंग्लिश में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि ट्राइलिंगुअल कंट्री बन गई, ट्राइलिंगुअल, है ना। इंग्लैंड मतलब जो है ट्राइलिंगुअल मतलब जो है यहाँ पे कंट्री बन गई, कौन, इंग्लैंड। कैसे, तीन भाषा यहाँ पर आ गई फिर, एक तो फ्रेंच हो गई और एक इंग्लिश हो गई हल्की फुल्की, ठीक है, और एक हो गई लैटिन। लैटिन एक भाषा थी, लैटिन भी हो गई, ठीक है। तो तीन भाषा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंच थे तो फ्रेंच वर्ड्स भी आ गए थे इंग्लैंड में, है ना। तो मिक्स्ड, अभी भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं बनी, प्रॉपर एक इंग्लिश जो है वो नहीं आई थी। लेकिन इस एज में हमारी जो तीसरी बड़ी एज मानी जाती है, और 1340 के बाद, 1340 के बाद से to 1400, the name of the time period is the age of Chaucer, and the very significant age is considered the age of Chaucer because the very first age, if we talk in English literature here, because as a language
English as a language developed in the 14th century. It is in age of Chaucer. लैंग्वेज जो है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश as a language, English as a language came in the age of Chaucer properly. The proper English as a language developed in the age of Chaucer. ठीक है ना, एज ऑफ चौसर, ये जेफरे चौसर है, जेफरे चौसर. तो जेफरे चौसर इज ऑल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. ठीक है, तो भाई इन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश को एक लैंग्वेज बनाने में बहुत बड़ा मतलब जो है इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, योगदान है. सो ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन डेवलपिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन 14th सेंचुरी. तो इसीलिए क्योंकि ये पैदा हुए थे 1340 में, तो इस टाइम पीरियड को यहीं से ही 1340 से ही चौसर का नाम दे दिया. क्यों? ही वाज ही बोर्न इन 1340 एंड ही डाइड इन 1400, है ना, 1400 में ये मर गए थे. तो पूरा इनका जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है, उस पूरे टाइम पीरियड को एज ऑफ चौसर कहते हैं. बिकॉज क्यों कहते हैं? इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को जो है आगे बढ़ाने में, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को एक लैंग्वेज के रूप में जो है इस्टेब्लिश करने में बड़ा योगदान दिया. और यहीं से ही एक प्रॉपर इंग्लिश जो एज है, या फिर इंग्लिश लिटरेचर की एक प्रॉपर एज यहीं से मानी जाती है ना. दिस टाइम पीरियड इज नोन एज द वेरी फर्स्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इससे पहले की जो दो एजेस हैं, ये ओल्ड इंग्लिश या फिर मिडिल इंग्लिश में आती है, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में. लेकिन इंग्लिश की अगर हम जब बात करते हैं, इन इंग्लिश पर्टिकुलरली वी read and we study the very first age from the age of Chaucer. यहाँ से जो है पहली एज माना जाती है इसको, ठीक है ना, इंग्लिश लिटरेचर की पहली एज मानी जाती है. इसके पीछे का मैंने रीजन बताया भाई. जेफरे चौसर इज द फादर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फादर, वी आर गिविंग द टाइटल समवन एज अ फादर or as a prominent writer, so it is obvious that he would be a significant one and his contribution is renowned, है ना. तो भाई इसीलिए उसका जो नाम है बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में, इसीलिए मतलब इस टाइम पीरियड को एज ऑफ चौसर कहते हैं. ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी इसको कहा. बहुत सारे टाइटल इसके हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे. इनको जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, और द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लर्निंग, है ना, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, है ना. कई ऐसे टाइटल्स मतलब जो है इनको दिए हैं. समझ में आ गया होगा. 1340 से 1400 तक के जो टाइम पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, इस टाइम फ्रेम को में क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसर. और उसके बाद शुरू होती है आफ्टर 1400 to 1485, इट इज बैरन एज. बैरन मीन्स बंजर, है ना. द बैरन एज, सूखा, सूखा का, लिटरेचर का सूखा का. किस टाइम पीरियड को कहते हैं सूखा का? मतलब ज़्यादा लिटरेचर में बहुत कुछ नहीं हो पाया इस टाइम पीरियड में, तो इसीलिए इसको 15th सेंचुरी में बैरन एज कहते हैं. लिटरेचर का सूखा काल कहो, है ना, इस तरह से इसको कहा जाता है. देन केम 1485 to 1585 अर्ली रेनेसा. 57 to 58 इस तरह से कहते हैं, 57 to 58, ठीक है, ये 57 to 58 माना जाता है. तो भाई अर्ली रेनेसा ये एक नाम है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है. अर्ली रेनेसा, स्पेलिंग देखो ध्यान से, RENAISSANCE, रेनेसा, अर्ली रेनेसा. अभी रेनेसा क्या है, ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें हुई इस टाइम पीरियड में, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे. तो यहाँ तक देखो 1558 से लेके 1603 रेनेसा, या फिर एज ऑफ चौसर, सॉरी एज ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन एज. इस टाइम पीरियड का नाम जो है, यानी कि 1558 to 1603 रेनेसा, या फिर द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, और द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज, इस टाइम पीरियड का नाम
ये तीन नाम है, ये भी कहो, ये भी कहो, या फिर ये भी कहो। मेनली हम क्या कहेंगे, एलिजाबेथन एज या फिर द एज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। तो एज ऑफ शेक्सपियर, तो देखो, एज ऑफ शेक्सपियर की जब हम बात करेंगे या फिर एलिजाबेथन एज की हम जब बात करेंगे, तो वहां पर उसका जो टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है, वो क्या आएगा, 1558 टू 1603, 1558 टू 1603, ठीक। अब हमारे सिलेबस में अगर मैं आपको सिलेबस को थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये समझ में आएगा कि हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ से कहाँ तक, पहला यूनिट जो पहला यूनिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। देखो, इधर वाले, तो एंग्लो सैक्सन एज से लेके एलिजाबेथन एज तक ये टाइम फ्रेम दिया है, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन एज से लेके एलिजाबेथन एज, यानी कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाके ये पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। अब देखो कहाँ से कहाँ तक है, कितना लंबा चौड़ा है। पहला यूनिट ही कहाँ से शुरू हो रहा है, 450 से लेके 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है टाइम फ्रेम्स आ रहे है ना। सो इट इज़ अ वेरी लेंदी यूनिट। ये ऐसा ही हल्के में लेंगे तो काम चलेगा नहीं, है ना। इट कवर्स मोर देन यू नो 6 BC हेयर, कितना सेंचुरीज कवर कर रहा है देखो, है ना। 8 और 9 सेंचुरी, लगभग 10 सेंचुरी ये कवर कर रहा है, 450 से लेके यहाँ पे 500 साल तो यही हो गए, 10 तो जो है 5-10 सेंचुरीज मतलब जो है यहाँ पे ये कवर कर रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो भाई सेक्शन एज से पहला यूनिट शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है एलिजाबेथन एज में। पहला यूनिट इतना लंबा चौड़ा है, तो हमें जो है चीज़ों को कवर करने के लिए इट इज़ टाइम टेकिंग ऑफ कोर्स, बट if we will be consistent in our studies, so we can easily cover all the units, है ना, all the topics of this particular age. Then see, in the second unit it is Jacobian age to restoration, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जो है दिखेगा अच्छे से। तो सेकेंड यूनिट में जो है क्या शुरू हो रहा है हमारा, सेकेंड यूनिट जैकोबियन एज। देखो, तो जैकोबियन एज यहाँ से सेकेंड यूनिट शुरू हो रही, सेकेंड यूनिट यहाँ से शुरू हो रही जैकोबियन एज से। तो जैकोबियन एज 1603 से लेके 1625, यहाँ पे किंग जेम्स वन, देखो एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर पड़ा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के ऊपर, ठीक है ना। बिकॉज शी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन इंग्लिश लिटरेचर अ लॉट, एंड शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड during 1558 to 1603, and when she died in 1603, so after demise of the Queen Elizabeth, the King James I was on the throne, and he became the king of England. King Jacob, ये जो है किंग जेकब भी इनका दूसरा नाम था। तो किंग जेम्स वन जो है यहाँ पे राजा थे, ठीक है ना। किंग जेम्स वन was the king of England during 1603 to 1625. So therefore we call this age as Jacobean age and metaphysical poetry, है ना। Metaphysical poetry, a kind of poetry developed especially in this particular age. So John Donne was the prominent writer of this particular phenomena of poetry, particular form of poetry. तो जॉन डन ये अगले सेमेस्टर में आपका आएगा। मेटाफिजिकल पोएट्री एक मूवमेंट, पोएट्री का एक मूवमेंट था जो स्पेशली मतलब जो है इस टाइम पीरियड में इस प्रकार की रिलीजियस पोएम्स लिखी गई स्पेशली, है ना। तो रिलीजियस पोएम्स लिखी गई, तो उसी का ही नाम मेटाफिजिकल पोएट्री रखा गया, ठीक है। देन
1625 टू 1649, इस टाइम फ्रेम में भी जो है किंग चार्ल्स वन राजा थे। यहाँ पे किंग चार्ल्स वन जो है राजा थे, और कैरोलिन एज इसका नाम है। इसका नाम क्या है? कैरोलिन एज। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको याद भी रखने हैं, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर स्टडीज व्हेन यू विल dive deep into the ages or all the particular time periods of English literature. So these names will help you to recognize and to identify the particular phenomena, है ना। तो पर्टिकुलर चीज़ों को याद करने के लिए आपको ये टाइम टाइम फ्रेम जो है वो हेल्प करेंगे कि भाई 1625 से लेकर 1650 तक कैरोलिन एज में। एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा, जब आप एग्जाम देखेंगे तो मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटाफिजिकल पोएट्री, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो मेटाफिजिकल पोएट्री कब आई थी इंग्लिश लिटरेचर में ये पता होना चाहिए, है ना। तो मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली इट केम इन 1603 to 1625 and the name of the age is Jacobean age, है ना। किंग चार्ल्स वन was the ruler of England at that time, है ना। and especially religious kind of poetry, ratiocination, argumentative, uh, uh, the method conceit is one of the key features of this age, है ना। बहुत सारे इसमें जो फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई इस टाइम फ्रेम का नाम, इस टाइम पीरियड का नाम जेकोबियन एज है, इस टाइम पीरियड का नाम कैरोलिन एज है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं कि 1649 से लेके 1660 तक प्यूरिटन इंटररेग्नम और कॉमनवेल्थ एज, प्यूरिटन इंटररेग्नम और कॉमनवेल्थ एज। so there are two names of this particular time period, दो नाम है, प्यूरिटन इंटररेग्नम, है ना, एक नाम है कॉमनवेल्थ एज, एक और नाम इसी का। तो मैं आपको बता दूं, एक फेमस राइटर यानी कि जॉन, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जॉन मिल्टन, यहाँ पे आएंगे। जॉन मिल्टन के बारे में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जॉन मिल्टन एक पोएट है, इस टाइम पीरियड के एक बहुत बड़े पोएट यहाँ पे हैं, और जो है इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आवाज आ रही होगी प्रॉपर? जी सर। हाँ, समझ में भी आ रहा है ना? जी सर। हाँ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं टाइम पीरियड्स बता रहा हूँ लिटरेचर के, ये सब डिवीज़न है। ये बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी 15-16 ऐसे टाइम पीरियड है, डिवीज़न है, जो हमें याद रखने होंगे, है ना, आगे के लिए। ये आपके पूरे करियर में काम आएंगे। इंग्लिश से अगर आप कुछ भी आगे जो है करते हैं, कोई भी चीज़, एमए वगैरह करेंगे, नेट की तैयारी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है। हर एज के अंदर, हर टाइम पीरियड के अंदर आपको पढ़ना है ना। जैसे इस प्यूरिटन इंटररेग्नम या फिर कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड में क्या चीज़ें हुई, कौन थे, कैसे इसका नाम ये आया, है ना। और हु ऑल आर द राइटर्स, फेमस पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, जो भी चीज़ें हैं, तो उस टाइम पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा, प्यूरिटन इंटररेग्नम के बारे में लिखिए, है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री इन प्यूरिटन इंटररेग्नम, है ना, इन द एज, या फिर द ड्रामा ऑफ रेस्टोरेशन एज, है ना। तो इस तरह से आएगा, द की कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। अगला अगर हम देखते हैं 1660 से लेके 1700 तक, 1660 से लेके 1700 तक, इस टाइम पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन एज। इस देखो यहाँ पे किंग चार्ल्स वन राजा थे, ठीक है। किंग चार्ल्स वन को 1649 में इनका सर कलम कर दिया गया था। ही वॉज बी हेडेड, बहुत ही खतरनाक जो है, क्रूरता से इनको जो है इनका सर कलम कर दिया गया था। किंग चार्ल्स वन को मार दिया गया था। सिविल वॉर 1642 से 1642 से 1642 से लेकर 1649 तक
सिविल वॉर चला, मतलब विद्रोह, ठीक है, इनके खिलाफ, और जो है फाइनली ही वॉज beheaded इन 1649। लेकिन जब ये यहाँ पे इनकी डेथ हो गई, तो इंग्लैंड का कोई भी राजा नहीं था फिर, है ना। तो फिर पार्लियामेंट का राज आ गया, पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट, सत्ता जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, है ना। तो यहाँ पर 49 से लेके 1660 तक 11 सालों तक इंग्लैंड में राजशाही जो सिस्टम था, है ना, जो जो किंग क्वीन जो ट्रेडिशन था वो नहीं था इसमें। देखो कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे क्वीन और किंग्स और क्वीन का राज चलता है, ठीक है। मेन जो है वहाँ के जो जो सुप्रीम मतलब पावर में है वो कौन होते हैं, किंग किंग होते हैं, है ना, या फिर क्वीन। तो पहले से ही देखो हर जगह, जैसे अपने यहाँ पर भी इंडिया में क्या थे कि छोटे छोटे जो है अ, वो थे, किंगडम्स थे, है ना, राज्य थे, उनके राजा थे। तो इसी इसी तरह से मतलब इंग्लैंड में भी वहाँ पे क्या थे उस समय पे, छोटे छोटे जैसे जैसे किंगडम्स तो थे, लेकिन उनके भी जो है, जैसे इंग्लैंड एक देश है तो उसका भी जो राजा है फिर जो सुप्रीम पावर होगा अ, एक सत्ता के एक सत्तात्मक होगा, मतलब, है ना। तो भाई रेस्टोरेशन जैसे 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 यहाँ पे 11 सालों के लिए कोई भी राजा नहीं था। फिर एक किंग चार्ल्स वन का ही एक भाई था, किंग चार्ल्स टू, ये फिर 1660 में वापस आ गए। जब इनको मार दिया तो ये पहले भाग गए थे, ठीक है, पहले भाग गए थे, लेकिन जो है ये 1660 में 11 साल के बाद वापस आए इंग्लैंड का, फिर राजा राजा बने, ठीक है। जब राजा बने तो फिर इन्होंने अपनी जो पावर है वो रीस्टोर करी, क्या करी, रीस्टोर। तो इसीलिए रीस्टोर, देन इट बिकम्स restoration, then the age is known as restoration. Why it is known as restoration? King Charles II restored the monarchy, है ना। मोनार्की मतलब राजशाही सत्ता, मोनार्की, मोनार्की जब आ गई, है ना, जब राजशाही सत्ता आ गई इंग्लैंड में, राजशाही सत्ता किंग चार्ल्स टू ने रीस्टोर कर दी, दोबारा से उसमें सत्ता ले आए। तो फिर जो है इसका नाम रेस्टोरेशन एज पड़ा, या फिर यहाँ पे ड्राइडन भी लिखा है, देखो ड्राइडन, ड्राइडन एक बड़े यहाँ पे जो है यहाँ के ड्रामेटिस्ट पोएट इस टाइम पीरियड के थे, तो इसीलिए इस एज का नाम ड्राइडन भी कहते हैं, एज ऑफ ड्राइडन। और इन्होंने भाई क्लासिक, ये जो नियो क्लासिकल एज भी इसका नाम है, ये आगे जाके हम पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा ये जान लो कि जो है इस एज का नाम क्या है, रेस्टोरेशन एज, ठीक है। रेस्टोरेशन एज 1660 टू 1700, रेस्टोरेशन एज नियो क्लासिकल या फिर एज ऑफ ड्राइडन। मैंने बताया किंग चार्ल्स टू रिस्टोर्ड द मोनार्की सिस्टम, है ना, द सिस्टम ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड इन 1660, है ना। 1660 में इन्होंने मोनार्की वापस से ले आए, इसीलिए रेस्टोरेशन एज इसका नाम पड़ा। देन द 11th वन इज 1700 टू 17, और इट इज 1701 कह सकते हैं इसको, ठीक है, 1701 टू 1745। देखो यहाँ तक अगर हम सिलेबस में देखें, जेकोबियन एज टू रेस्टोरेशन एज, देखो सेकेंड यूनिट शुरू कहाँ से हो रही है, सेकेंड यूनिट, सी द सेकेंड यूनिट बिगिंस फ्रॉम जेकोबियन एज, राइट, जेकोबियन एज टू restoration age. It is from Jacobean age 1603 and ends here in 1700. It is from Jacobean age to Restoration age. So it is also a lengthy age. We have here 1, 2, 3, 4 ages, 4 time frames, 4 time periods of English literature. So many developments we will be looking, and the significant incidents we will be studying, है ना। We will be analyzing and हम कई सारे ऐसे mesmerizing writers, poems and चीज़ों को देखेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग जो है राइटिंग्स को देखेंगे, राइटर्स के महान बड़े बड़े ग्रेट राइटर्स को देखेंगे,
जैसे विलियम शेक्सपियर से लेके जॉन डन से लेके जो है यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्स पोएट्री हम देखेंगे, कैवेलियर पोएट्स हम देखेंगे, चाहे जॉन वेबस्टर, अगर जैकोबियन ड्रामा की अगर हम बात करेंगे जॉन वेबस्टर का नाम आएगा, कैरोलिन एज में हम देखेंगे तो कैवेलियर पोएट्स का नाम आएगा, है ना। प्यूरिटन एज में जॉन मिल्टन का नाम आएगा, रेस्टोरेशन एज की हम बात करेंगे जॉन ड्राइडन का नाम आएगा। तो ऐसे बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनको हम देखने वाले हैं। देन अगला जो टाइम पीरियड है, थर्ड यूनिट शुरू होगा यहाँ से, तीसरा यूनिट 1701 से लेके, है ना, 1701 से लेके तीसरा यूनिट शुरू होगा एज ऑफ पोप और नियो क्लासिकल एज, या फिर ऑगस्टन एज भी हम कहते हैं, है ना। ये हमने ऑगस्टन एज देखा होगा, यहाँ पे आप यूनिट में अगर देखेंगे ऑगस्टन एज लिखा है ना। तो इसका मतलब ये 1701 से शुरू हो रही है भाई, 1701 से शुरू होगी ऑगस्टन एज, ये शुरू होगी 1701 से। So the time period from 1701 to 1745 is the Augustan age, या फिर इसका एक और नाम है एज ऑफ पोप। पोप यहाँ पे एक पोएट का नाम है, पोएट, है ना। there was a poet named Alexander Pope, was a great poet of this particular age. Therefore, we held the name of the age on the age of Pope, or as the age of Pope, है ना। तो एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप के नाम से ये एज ऑफ पोप पड़ा है, क्योंकि वो ग्रेट राइटर हैं इस टाइम पीरियड के, ग्रेट पोएट हैं, है ना, क्रिटिक, ग्रेट क्रिटिक हैं। तो नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं और ऑगस्टन एज भी इसको कहते हैं। तीसरा यूनिट यहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड यूनिट। एंड द नेक्स्ट टाइम फ्रेम 1745, देखो ठीक यहाँ से अगला शुरू हो रहा है 1745 से 1785। तो भाई इसको एज ऑफ जॉनसन कहते हैं, क्या कहते हैं, एज ऑफ जॉनसन, है ना भाई। सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, कुछ कहना ही नहीं मतलब, है ना, नाम ही काफी है। तो सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस एज का नाम है। जो सबसे पहले, अगर हम देखो, आज हम इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश डिक्शनरी हर किसी के पास होती है। तो इंग्लिश डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी को जगह जगह से इंग्लिश के वर्ड्स को लिखने के लिए लिखने वाले, और उसको एक डिक्शनरी का फॉर्म में पब्लिश करने वाले पहले जो इंग्लिश राइटर हैं या फिर डिक्शनरी राइटर हैं, वो हैं यही सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। और जॉनसन्स डिक्शनरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉनसन्स डिक्शनरी। आज भी मतलब जो है इनका जो है डिक्शनरी रखी हुई है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द वेरी फर्स्ट वन हु रोट इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। तो भाई डॉक्टर जॉनसन का नाम 1755 ये जो डिक्शनरी था वो 1755 में पब्लिश किया था इनने। कई साल इनको जो है लगे थे। पहली इंग्लिश की डिक्शनरी की अगर हम जब भी बात करेंगे तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ही नाम आएगा, ठीक है। सॉरी, वेरी फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, है ना। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पब्लिश किया था पहला इंग्लिश की डिक्शनरी 1755 में, ठीक है ना। तो 15 अप्रैल, ये डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1755 में पब्लिश की थी, है ना। तो इस टाइम पीरियड का नाम हमारा एज ऑफ जॉनसन है, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी एक नाम है, दो नाम है। तो नाम एज ऑफ जॉनसन याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1745 से शुरू हो रहा है, देन टेंस इन 1785। नंबर 12, 13 अगर हम देखेंगे, देखिए 13th वाला जो पॉइंट है, अगला एज या फिर अगला टाइम पीरियड शुरू हो रहा है 1765 से 1789, ठीक है, 1789। या फिर इसको ये पूरा ही हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखो यहाँ से वैसे शुरू तो पहले से हो जा रही है, लेकिन इसको हम एक
थोड़ा सा मिक्सड भी हो रहा है, तो समझने के लिए आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि 1785 से लेके 1798 तक, 1798 तक, पूरा 98 तक, 98 इसको 98 कर दो, ठीक है। तो 98 तक प्री रोमांटिक एज, इस टाइम पीरियड का नाम क्या है? प्री रोमांटिक एज, ठीक है। अब ये प्री रोमांटिक एज क्यों है, और इसमें कौन कौन से राइटर्स थे, क्या क्या इसमें चीज़ें डेवलप हुई, पोएट्री है ना, किस प्रकार की पोएट्री लिखी गई, तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे इस वाले यूनिट में। और देखो, तो यहाँ तक ऑगस्टन एज से लेके प्री रोमांटिक एज तक तीसरा यूनिट है। ऑगस्टन एज से प्री रोमांटिक एज, 1 2 3 टाइम फ्रेम यहाँ पर है, तो थर्ड यूनिट ये है, इतना 98 तक, 1798 तक तीसरा यूनिट है, ठीक है। और चौथा यूनिट हम यहाँ से शुरू होगा हमारा, ठीक है। फोर्थ यूनिट अगर हम देखेंगे, देखो द रोमांटिक पीरियड, फोर्थ यूनिट पूरा का पूरा यही है, इतना दे दिया भाई, लो एक यूनिट इतनी बड़ी है ये, इसको पूरा एक यूनिट ही बना दिया। ये इतना बड़ा एज है, इतना इंपॉर्टेंट है, बड़ा तो नहीं है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट एज है। देखो 1798 से शुरू हो रहा है और 1837 या फिर 1850 है ना, शुरू हो रहा है हमारा 1798 से, और 1837 अगर हम लेते हैं, ठीक है। ये इतना करीब 37 38 39 ईयर का है ना, लगभग 40 सालों तक का ये जो 39 to 40 ईयर्स का जो एज है, रोमांटिक एज कह रहे हैं, रोमांटिक एज बहुत इंपॉर्टेंट ये एज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपके, है ना। तो जैसे रोमांटिक एज के पोएट्स कौन कौन थे, है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोमांटिक पोएट्री, है ना, इस तरह से आ सकता है। या फिर विलियम, ये वर्ड्सवर्थ नाम है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। अच्छे से इसको प्रोनाउंस करना सीखेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये इंग्लिश पोएट हैं, और इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर नाम रखा है, देखो पूरे एज का। जब किसी पर्टिकुलर पोएट के ऊपर या फिर राइटर के ऊपर नाम रखा जाता है तो इसका मतलब वो ग्रेट राइटर होगा उस टाइम पीरियड का, है ना। इसीलिए उसका नाम जो है वो जो टाइम पीरियड है उसके नाम से जाना जा रहा है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये एज है, पूरा एक यूनिट, फोर्थ यूनिट है ना। और ऐसे ही फिफ्थ यूनिट देखो, ये पूरा एक यहाँ देखेंगे तो विक्टोरियन एज भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए पूरा जो है एक यूनिट ही बना दिया पूरे एक एज को, 1837 से लेके 1901 तक, ठीक है ना। 1837 से लेके 1901 तक पूरा एक विक्टोरियन एज, क्या कहते हैं, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे इंग्लैंड की क्वीन थी, उसी उन्हीं के ऊपर जो है ये एज का नाम पड़ा। और यहाँ की ग्रेट राइटर यहाँ पे टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, है ना, लॉर्ड अल्फ्रेड, यहाँ पे लॉर्ड टेनिसन भी कह रहे हैं। तो भाई इस टाइम फ्रेम का नाम, है ना, क्या 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 है, 3 नाम है इस टाइम फ्रेम के। तो एक नाम तो हमने बता दिया आपको, लॉर्ड टेनिसन कह दो, या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कह दो, विक्टोरियन एज कह दो, या फिर एक और हार्डी, थॉमस हार्डी, ये भी ग्रेट राइटर है। तो थॉमस हार्डी के नाम पे भी ये एज है, टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के नाम पे भी ये एज है, और क्वीन विक्टोरिया के नाम पे भी ये एज है। तो कितना सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये एज है ना। तो इसलिए पूरा फिफ्थ यूनिट एक यूनिट ही बना दिया इस टाइम फ्रेम को, ऐसे ही जैसे इस टाइम फ्रेम को बना दिया। और लास्ट अगर हम देखेंगे यूनिट, सिक्स्थ यूनिट जो है 20th सेंचुरी, इसका नाम है एडवर्डियन एज। पूरा 20th सेंचुरी मतलब 1900, लगभग 1901 से लेके 2000 अभी तक जो चल रहा है। सपोज यहाँ पे अगर हम 2000 तक भी लेते हैं, है ना, वैसे तो 20th सेंचुरी तक कह रहा है, तो 1900 से लेके 1901 से लेके 2000 तक 20th सेंचुरी आएगी। तो पूरा इसमें जो है 5 एजेस हैं, ये भी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, 5 पार्ट में। पहला एडवर्डियन, दूसरा वॉर पोएट्स या फिर जॉर्जियन, है ना, तीसरा मॉडर्न एज, मॉडर्निज्म, चौथा पोस्ट मॉडर्निज्म,
पांचवा कंटेम्प्रेरी एज। तो 5 एज हैं इसके अंदर। 20th सेंचुरी के भी 5 पार्ट हैं। एक पार्ट, पहला पार्ट एडवर्डियन, दूसरा पार्ट जॉर्जियन, तीसरा पार्ट मॉडर्निज्म, चौथा पार्ट पोस्ट मॉडर्निज्म, पांचवा पार्ट कंटेम्प्रेरी, है ना। 5 पार्ट हैं इस टाइम पीरियड के 20th सेंचुरी में, जो कि 6th यूनिट है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा मतलब ये हिसाब किताब है सेकेंड सेमेस्टर का, है ना। और जो है सेकेंड सेमेस्टर, BA सेकेंड सेमेस्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द मेजर पेपर here in SSJ University Almora, right? NEP, following NEP 2020, and इस पेपर में जो है हम कई सारी चीज़ें हमने देखी। शुरुआत हमने यहाँ पे इस तरह करी, हालांकि हम इसमें एंग्लो सैक्सन एज पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आज ये लिटरेरी एजेस इसलिए बताई ताकि हमें पता चले कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई, है ना, नाम रखे गए। तो समझ में आया आपको? जी सर। ठीक है। तो ये है भाई हमारा सिलेबस, पूरा 6ठा यूनिट देखो ये है ना। जी सर। देखिए आपको समझ में आया होगा। जी सर।